थर्मोडायनेमिक्स की इस यूनिट में हम बात करेंगे सबसे पहले हीट एंड टेम्परेचर यानी ऊष्मा और ताप की और इनके स्केल्स के बारे में, यानी टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं। तो हीट क्या है? हीट इज़ द सेंस ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस, यानी हीट क्या है? किसी वस्तु के, किसी ऑब्जेक्ट के ठंडेपन और गर्माहट का एहसास है। एंड टेम्परेचर ये एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज़ यूज टू मेज़र द कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, जब हम किसी बॉडी को छूते हैं अपने हाथ से तो हमें पता लग जाता है इसका कुछ टेम्परेचर है, लेकिन हम बता नहीं पाते कितना टेम्परेचर है। यानी हमारे पास दो बॉडी हैं और दोनों बॉडी को हम टच करके देखें तो हम ये तो बता देंगे कौन ज़्यादा गर्म है कौन कम गर्म है, किसका टेम्परेचर ज़्यादा है किसका कम है, लेकिन हम ये नहीं बता पाएंगे कि इनमें डिफरेंस कितना है। उसको मेज़र करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड स्केल बनाए टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, बिल्कुल एक्यूरेट मेज़र करने के लिए। तो जैसे हमारे पास सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, केल्विन स्केल, और भी बहुत सारे स्केल हैं। पहले हम इस वीडियो में इन्हीं 3 स्केल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इनका कंस्ट्रक्शन और फिर प्रिंसिपल और फिर इसको हम मेज़र कैसे करते हैं, कैसे हमने इसको क्या तरीका अपनाया इसको किसी बॉडी या नॉन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए इसमें। ठीक है, तो देखो ये तीनों में ही एक ग्लास ट्यूब में एक कैपिलरी ट्यूब होती है। ग्लास ट्यूब के अंदर एक कैपिलरी ट्यूब होती है। कैपिलरी ट्यूब में हमें पता है कि फ्लूइड राइज भी करते हैं और फॉल भी करते हैं, जिसको हमने सरफेस टेंशन की यूनिट में डिस्कस किया था। तो इसका यही प्रिंसिपल है कि जब किसी फ्लूइड का, जैसे मरकरी है यूज इसमें, ये कैपिलरी ट्यूब है, ब्लू लाइन से दिखाई गई है, इसमें मरकरी है। तो इसका प्रिंसिपल यही है कि भाई जब किसी मरकरी का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक्सपेंड होती है, राइज करने लगती है कैपिलरी ट्यूब में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्सियस स्केल की। सेल्सियस स्केल में हम टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में मेज़र करते हैं। तो किसी अननोन बॉडी को जिसका टेम्परेचर मेज़र करना होता है, इसके टॉप पर हमें टच कराना होता है, उसी के टेम्परेचर को एब्जॉर्व करके मरकरी राइज होने लगती है। और बायदा भाई ये 40 पे जाकर रुक जाए तो समझो उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 पे रुक जाए तो समझो उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अब ये अगर यहाँ पे रुक जाए, यहाँ 20 लिखा हुआ है तो हमने 20 क्यों लिखा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 40 क्यों लिखा, यहाँ पर 60 क्यों लिखा, इसका भी एक तरीका है ना। अगर वो मरकरी 20 पे जाकर रुक जाती है तो हम क्लियर कह देते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ऐसा इस पॉइंट पर 20 ही क्यों, ऐसा इसमें क्या इसका रीज़न है? देखो, इसमें हमें किसी अननोन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए कुछ फाइनाइट टेम्परेचर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे हमें पता है बर्फ़ का टेम्परेचर हमें पता है, कुछ फाइनाइट यानी डिफाइंड टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें पता है बर्फ़, आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम यहाँ पे बर्फ़ टच कराएं इसके पॉइंट से तो मरकरी उसको टेम्परेचर बहुत डाउन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मरकरी क्या होगी, फॉल हो जाएगी। तो वो एक पॉइंट पर जाकर रुकेगी तो हम वहाँ क्या लिख देंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, क्योंकि हमें पता है बर्फ़ का टेम्परेचर, आइस का टेम्परेचर 0। तो जिस टेम्परेचर पे ये यहाँ पे रुक गई तो उसको हम यहाँ पे एक सिग्नल साइन लगा दिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया, इसको बोलते हैं हमने आइस पॉइंट। अब क्या किया हमने, स्टीम पर रखा इसको हमने। स्टीम क्या होती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है। तो स्टीम को टच करने के बाद मरकरी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये राइज़ होगी, राइज़ होने के बाद ये कहीं एक पॉइंट पर जाकर रुक जाएगी। तो उसको हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हमें पता है स्टीम का टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमने इसको लिख दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे कहते हैं स्टीम पॉइंट। अब हमारे पास एक इसकी रेंज मिल गई हमें कि हम अपना जो स्केल बना रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रहे हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का भी साइन मिल गया हमें और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का भी साइन मिल गया। तो हमारे पास एक डिवीज़न बन गया 0 और 100 के बीच में। अब हम ऐसा तो है नहीं कि या तो अगर हम इसको मेज़र करने लगे तो अब या तो किसी बॉडी को टच करने के बाद मरकरी यहाँ आ जाए तो 0 कह देंगे, और अगर टच करने के बाद मरकरी यहाँ पे पहुँच जाए तो 100 कह देंगे, लेकिन मरकरी तो कहीं भी रुक सकती है बीच में। तो भाई अब क्या करें, तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इसको 100 इक्वल डिवीज़न में डिवाइड कर दिया और एक डिवीज़न को डिग्री बोला, और पहली वाले डिवीज़न को 1, ऐसी 2, 3, 4 इस तरह से। अब जैसे अननोन किसी बॉडी के टॉप पर रखेंगे हम इसके स्केल के, तो अगर उसका कुछ भी टेम्परेचर होगा, भाई जब 20 टेम्परेचर होगा उसका, तो मरकरी राइज होकर 20 पर जाके स्टॉप हो जाएगी। तो हम कहेंगे भाई इसका टेम्परेचर क्या है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सेम इसी तरह साइंटिस्ट फ़ारेनहाइट ने आइस पॉइंट को 32 लिखा और
स्टीम पॉइंट को 212 लिखा और इसको 180 इक्वल डिवीजन में इनको डिवाइड कर दिया। इनको क्या ज़रूरत पड़ी भाई ऐसा करने की? इन्होंने हिसाब लगाया कि जितने ज़्यादा डिवीज़न होंगे आइस पॉइंट और फ़ारेनहाइट के बीच में, तो एक डिवीज़न की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है, देखो यहाँ तो 100 और 0 के बीच में 100 इक्वल डिवीज़न है, यहाँ है 180 इक्वल डिवीज़न, तो एक डिवीज़न की वैल्यू यहाँ कम होगी ना। तो उन्होंने सोचा भी अगर डिवीज़न की वैल्यू कम होगी तो लीस्ट काउंट कम होगी, लीस्ट काउंट कम होगी तो मेजरमेंट में एरर कम आएगी। ठीक है, तो डॉक्टर्स इसी को यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें एरर कम आती है। अगर इसमें चूँकि एक डिवीज़न की वैल्यू बहुत कम है और डॉक्टर अगर किसी का टेम्परेचर मेजर करेगा और अगर उसका 1-2 डिवीज़न ऊपर नीचे हो गया तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक डिवीज़न की वैल्यू कम है, एरर कम आएगी, लीस्ट काउंट कम है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें सेंटीग्रेड में, अगर ये डिवीज़न डॉक्टर ने थोड़ी सी एक डिवीज़न की गड़बड़ कर दी ना यहाँ पर, तो मरीज़ को बहुत ज़्यादा हार्म हो सकती है, नुकसान हो सकता है ना, परेशानी बढ़ सकती है उसकी, क्योंकि एक डिवीज़न से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएंट हो जाएगा। यहाँ पर लिस्ट काउंट ज़्यादा है, एरर ज़्यादा आती है यहाँ पर मेज़र करने में, यहाँ पर एरर कम आती है मेज़र में, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ डिवीज़न ज़्यादा हैं। इस तरह केल्विन स्केल में जो आइस पॉइंट उसको 273 बोला गया और इसको 373 स्टीम पॉइंट को बोला 373, और यहाँ भी क्या है, कितने इक्वल डिवीज़न है, 100 इक्वल डिवीज़न। तो देखें ज़रा यहाँ पे देखें 273 आइस पॉइंट और सेल्सियस स्केल में है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब जब सेंटीग्रेड में 0 वैल्यू होती है तो इसकी वैल्यू होती है 273, यानी के जो होगा, के की वैल्यू होगी C + 273। तो ये हो गया केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन, केल्विन के साथ किसका, सेल्सियस का। अब यहाँ पर देखें ज़रा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन कैसे फाइंड करें। तो इसमें फंडा क्या है, किसी भी एक लेवल को ले लेते हैं हमने ले लिया ये लेवल, ये वाला लेवल ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको सेंटीग्रेड बोल दिया, C कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और यहाँ पर बोल दिया हमने F। ठीक है, तो देखो C और इसके बीच का डिफरेंस और टोटल डिवीज़न कितने होते हैं ना। ठीक, यानी C सेंटीग्रेड और 0 तक का डिफरेंस ले लिया हमने और इस स्केल के टोटल डिवीज़न से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर ऐसी कोई भी वैल्यू F की, कोई भी वैल्यू F ले लिया हमने और उसमें -32 यानी लो वैल्यू तक का डिफरेंस ले लिया, टोटल डिवीज़न से हमने इस स्केल के भी डिवाइड कर दिया। जब हम इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो एक रिजल्ट निकल के आ जाएगा, C/5 = F - 32/9। तो इससे क्या होगा, C की वैल्यू कुछ फिक्स दे दी जाए तो वहाँ पे हम बता सकते हैं कि वहाँ पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर C की वैल्यू हम चाहें कि भी C और F बराबर कब होंगे, तो C के प्लेस पे F रख दो या F के प्लेस पे C रख दो। जब सोल्व करेंगे ना इसको तो -40 साइन आएगा, यानी -40 वाले नंबर पे दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, है बराबर होंगी। तो फंडा क्या है इन दोनों स्केल्स के रिलेशन का, किसी भी पॉइंट को फिक्स करके उसका और लोअर आइस पॉइंट का डिफरेंस और टोटल डिवीज़न से इसके से भी और इसके से भी डिवाइड कर दिया जाए तो एक इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगी। ऐसे ही हम सेल्सियस स्केल या फ़ारेनहाइट स्केल की किसी दूसरे स्केल्स, केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के अलावा कोई और भी स्केल होंगे, उनके भी हम रिलेशन इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।